हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप आई होप सो कि आप लोगों को प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं उसकी जो वीडियोस है बहुत अच्छी लग रही होगी। उसी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जब हम बिग फोर के अंदर ऑडिट कर रहे होते हैं और अगर हमें जो एरिया मिलता है वो मिलता है अदर एक्सपेंसेस, तो हम उस अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या चेक करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होगी अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंसेस एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि ये वीडियो दो पार्ट में हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो के अंदर सारे अदर एक्सपेंसेस कवर हो जाए, बट अगर कवर अप नहीं होंगे तो मैं एक इसके लिए दूसरा पार्ट भी लाऊंगी जिसमें बाकी के हमारे अदर एक्सपेंसेस होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अदर एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो हम एक एक एक्सपेंसेस पे बात करते हैं। सबसे पहले सपोज हमारा एक्सपेंस है रिपेयर्स, ठीक है। तो अब रिपेयर्स के अंदर भी सब एक्सपेंस होता है। रिपेयर्स एक होता है प्लांट एंड मशीनरी पे, एक होता है लैंड एंड बिल्डिंग पे, या कोई अदर टाइप का भी रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो जो रिपेयर एक्सपेंसेस है हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्लाइंट से उसका लेजर ले लेंगे। रिपेयर एक्सपेंसेस का रिपेयर एक एक्सपेंस होगा, उसके अंदर हो सकता है 10 सब एक्सपेंसेस हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर रिपेयर्स। तो वो सारे हम ले लेंगे, शेड्यूल्स, लेजर्स ले लेंगे और हम लोग उसकी फिर लेजर स्क्रूटनी करेंगे और क्या देखेंगे कि क्या कोई ऐसी आइटम है, मतलब कोई ऐसी अलग से चीज़ तो नहीं है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। और सैम्पल बेसिस पर हम कुछ रिपेयर एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्लाइंट से उसके रिगार्डिंग सपोर्टिंग लेंगे और डिटेल में चेकिंग करेंगे, ठीक है। डिटेल में चेकिंग करेंगे। उसके अलावा फिर एक हमारा एक्सपेंस आता है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी के अंदर हम क्या लेंगे, रॉयल्टी के अंदर सबसे हम क्लाइंट से लेंगे ओरिजिनल एग्रीमेंट, क्योंकि जो रॉयल्टी का एक्सपेंस है बेसिकली उसके लिए एक एग्रीमेंट बना हुआ होगा। तो हम सबसे पहले रॉयल्टी के लिए, रॉयल्टी एक्सपेंस चेक करने के लिए क्लाइंट से एक एग्रीमेंट लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, ऑब्टेन एक्सटेंशन लेटर। अगर कोई रॉयल्टी के लिए कोई जो एग्रीमेंट है सपोज इस साल में वो ख़त्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो हम देखेंगे कि क्या कोई एक्सटेंशन लेटर तो नहीं बना। तो हम लोग ओरिजिनल एग्रीमेंट लेंगे। अगर एग्रीमेंट एक्सटेंड हुआ है तो हम लोग एक्सटेंशन का लेटर लेंगे। फिर हम लोग ऑब्टेन करेंगे लिस्टिंग टू आइडेंटिफाई द कस्टमर एंड प्रोडक्ट ऑन विच रॉयल्टी इज़ टू बी चार्ज। बेसिकली हम क्लाइंट से एक लिस्टिंग लेंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से कस्टमर्स है या कौन कौन से प्रोडक्ट है जिस पर बेसिकली रॉयल्टी का एक्सपेंस चार्ज होता है। और फिर वो जो रॉयल्टी का एक्सपेंस होगा उसको चेक करेंगे कि क्या वो जो रॉयल्टी का एक्सपेंस है वो एज़ पर द एग्रीमेंट या एज़ पर द एक्सटेंशन लेटर है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट से वर्किंग लेंगे और उस सारी वर्किंग को चेक करेंगे एग्रीमेंट वगैरह से, और फिर हम उसके सपोर्टिंग्स लेंगे और उसको डिटेल में चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल बेसिकली किस लिए होता है, जो कंपनीज के पास कार्स वगैरह होती हैं उसमें जो फ्यूल के खर्चे होते हैं, या फिर इवन कई बार जो कन्वेंस के खर्चे होते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह के, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए हम क्लाइंट से लेजर लेंगे पावर एंड फ्यूल का। और इसके अंदर कई बार कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाले खर्चे भी आए होते हैं। तो पावर एंड फ्यूल तो एक मेन हेड है। हो सकता है जब आप क्लाइंट से इसकी डिटेल लो ना तो इसके अंदर भी 10 सब एक्सपेंसेस आ रहे हो, तो आप उनके लेजर लोगे, उसको चेक करोगे कि क्या कोई ऐसी एक होता है ना कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं आ रही, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो नहीं आ रही जिन पे हमें देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो हम सैम्पल बेसिस पर कुछ सैम्पल सिलेक्ट करेंगे और उसके रिगार्डिंग क्लाइंट से हम उसकी डिटेल वर्किंग लेंगे या डिटेल में डॉक्यूमेंट लेंगे, इनवॉइसेस लेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस जो होता है थोड़ा सा एक मेजर एक्सपेंस होता है। तो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे,
इसके अंदर हम सबसे पहले ना क्लाइंट से जो लेंगे हम वेंडर वाइज डिटेल लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट ने 10 रेंट एक्सपेंस जा रहे हो, मतलब 10 पार्टीज़ को वो रेंट पे कर रहे हो, तो हम लोग वेंडर वाइज डिटेल लेंगे। क्योंकि अगर हम रेंट एक्सपेंस का लेजर ले लेंगे तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज आ रही होगी और अलग अलग पार्टीज़ के अगेंस्ट एंट्रीज आ रही होंगी। तो हम लोग क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई आप हमें ना वेंडर वाइज बता दो, वेंडर वाइज डिटेल दे दो जिसके अंदर रेंट एक्सपेंस आ रहा हो। जैसे उसमें आ रहा होगा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और मिस्टर ए को मंथली रेंट कितना जा रहा है, मिस्टर बी को कितना जा रहा है, मिस्टर सी, ऐसे जितने भी वेंडर्स होंगे उसकी डिटेल आ रही होगी। फिर आप क्या करोगे, आप सैम्पल बेसिस पर कुछ वेंडर्स को सिलेक्ट करोगे और उसके अगेंस्ट क्लाइंट से एग्रीमेंट्स मांगोगे और इन्वॉइसेस भी मांगोगे। और फिर आप ये भी चेक करोगे कि क्या जो रेंट एक्सपेंस बुक हुआ है वो एज़ पर एग्रीमेंट बुक हुआ है या नहीं। जिस डेट से रेंट एक्सपेंस बुक होना चाहिए था उसी डेट से है, जितना पीरियड उस एग्रीमेंट के अंदर कवर है उतने पीरियड का रेंट एक्सपेंस बुक हुआ है नहीं, जितने अमाउंट का रेंट एक्सपेंस है क्या उतने अमाउंट का रेंट एक्सपेंस बुक हुआ है नहीं, जितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट एग्रीमेंट में आ रही है क्या उतनी आपको एसेट साइड पे दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो सैम्पल बेसिस सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वेंडर वाइज डिटेल ली फॉर रेंट एक्सपेंसेस। फिर हमने उसमें से कुछ वेंडर्स को पिक करा, उस वेंडर्स के रिगार्डिंग हमने क्लाइंट से रेंट एग्रीमेंट मांगे और हमने इन्वॉइसेस मांगी, और फिर जो हमारा रेंट एक्सपेंस है उसको रेंट एग्रीमेंट से वेरीफाई करा कि जितने पीरियड के लिए रेंट एग्रीमेंट है क्या उतने पीरियड का एक्सपेंस इस साल से जो पर्टेन करता आ रहा है नहीं, उतने अमाउंट का रेंट एक्सपेंस आ रहा है नहीं, मतलब जो भी रेंट एक्सपेंस है वो आपका एग्रीमेंट से वेरीफाई हो रहा है नहीं। और साथ में हम इन्वॉइस भी चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ये रेंट एक्सपेंस ऐसा तो नहीं है जिसमें इंड एस 116 की वर्किंग होनी थी, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये लीज ट्रीट होना था, मतलब अगर 11 महीने से ज़्यादा का रेंट पीरियड है तो क्या ये लीज में तो नहीं जा रहा था, हम उस चीज़ को भी वेरीफाई करेंगे। तो हम चेक करेंगे कंप्लायंस ऑफ इंड एस 116 लीजेस विद रिस्पेक्ट टू द, क्या कोई वेरिएबल लीज रेंट है, कोई शॉर्ट टर्म लीज है, या कोई फिर लो वैल्यू की लीज है, कि क्या लीज वाला कोई जो प्रोविज़न है वो इस पर तो नहीं लग रहा। और हम जो AS 19 है हम उसको भी चेक करेंगे कि मिनिमम लीज प्री पेमेंट तो नहीं है, कोई कंटीजेंट रेंट तो नहीं है, वो सारा का सारा जो है वो सारा का सारा एक्सपेंस में अच्छी तरीके से बुक हुआ है नहीं और एज़ पर एग्रीमेंट वगैरह है या नहीं। तो हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे रेंट एक्सपेंसेस के केस में। उसके बाद हमारा एक एक्सपेंस होगा रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लाइंट से लेजर लेंगे और हम उसको थॉरली लेजर स्क्रूटनी करेंगे, देखेंगे कि क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है। अगर आइटम होगी तो हम क्लाइंट से उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पूछेंगे ये क्या है, क्यों पे हुआ है। और अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो हम कुछ सैम्पल्स पिक करेंगे और उन सैम्पल्स को के लिए क्लाइंट से सपोर्टिंग मांगेंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल बेसिकली क्या करेंगे, इनवॉइस से जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे चेक करेंगे कि क्या सही तरीके से अमाउंट बुक हुआ है या नहीं रेट एंड टैक्सेस के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक छोटा ही एक्सपेंस होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसके लिए भी सिंपल है, हमने क्लाइंट से लेजर लिया, लेजर स्क्रूटनी करी, देखा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है, फिर हमने कुछ सैम्पल्स पिक करे, क्लाइंट को वो सैम्पल भेजे, उसके रिगार्डिंग सपोर्टिंग्स मांगे, इन्वॉइसेस मांगे और वहाँ से थॉरली डिटेल में हमने चेकिंग करी कि क्या एक्सपेंस सही बुक हुआ है या नहीं। फिर ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन एक्सपेंस होगा एक, उसके अंदर भी सेम चीज़, लेजर लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखेंगे, नहीं है तो हम कुछ सैम्पल्स पिक करेंगे, क्लाइंट को भेजेंगे, सपोर्टिंग्स लेंगे, इन्वॉइस लेंगे और डिटेल में उन सैम्पल्स को चेक करेंगे। और फिर एक और हमारा एक्सपेंस आएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के अंदर भी हम लोग लेजर लेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बुक हो रहा है वो बिज़नेस पर्पस के लिए ही बुक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके हम थोड़ा सा जो लेजर स्क्रूटनी होगी थोड़ा ध्यान से करेंगे, नरेशन वगैरह प्रॉपरली देखेंगे
कुछ सैंपल पिक करेंगे। सैंपल के लिए हम सपोर्टिंग्स तो लेंगे, टेस्ट और डिटेल में चेकिंग तो करेंगे, इनवॉइस वगैरह। लेकिन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए जब किसी पर्सन ने ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंस करना था तो उसने जो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले हैं या उनका जो सीनियर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उससे अप्रूवल लिया होगा। ठीक है, तो ट्रैवलिंग और कन्वेंस एक्सपेंसेस के केस में हम लोग अप्रूवल्स भी लेंगे कि भाई जो हमने सैंपल सिलेक्ट करे हैं उनके अप्रूवल है या नहीं, और वो बिजनेस पर्पस के लिए है या नहीं। तो हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर ये चीज़ भी चेक करेंगे। अब इसके अलावा एक हमारा एक्सपेंस आता है लीगल एंड प्रोफेशनल। लीगल एंड प्रोफेशनल एक थोड़ा मेजर एक्सपेंस होता है। तो हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस का शेड्यूल लेंगे क्लाइंट से, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस का। फिर हम टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे और उसके रिगार्डिंग क्लाइंट से हम लोग डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इनवॉइसेस होगी, एग्रीमेंट्स होंगे, नेचर होगा कि भाई वो किस पर्पस के लिए करा जा रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए है या नहीं है, और उसकी डिटेल में हम लोग चेकिंग करेंगे इनवॉइस से, उनके एंगेजमेंट लेटर वगैरह से, उनके सपोर्टिंग्स लेंगे। फिर जो लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस है उसमें हम वेरीफाई करेंगे, जैसे एक आपकी ऑडिट फीस भी उसी में आ रही होगी, आपकी इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस भी उसमें आ रही होगी, इंटरनल ऑडिट फीस भी उसके अंदर आ रही होगी। तो उनको हम प्रपोजल, जो उनके प्रपोजल लेटर होते हैं, क्योंकि जब भी प्रोफेशनल एंड लीगल एक्सपेंसेस होता है तो जनरली एग्रीमेंट्स बने हुए होते हैं पार्टीज़ के साथ में, वेंडर्स के साथ में, तो हम लोग वो एग्रीमेंट्स भी लेंगे। एग्रीमेंट्स हो सकता है, मेल हो सकता है जहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ हो कि कितना कितना चार्ज होगा, तो हम लोग वहाँ से वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो अमाउंट एग्रीमेंट्स में, प्रपोजल में, मेल पे लिखे हुए, क्या उतना ही अमाउंट चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा पीएनएल में। हम लीगल के केसेस के अंदर हम लोग कुछ कन्फर्मेशंस भी लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जो हमारे एडवोकेट्स वगैरह होंगे जहाँ पे हमारे लीगल केसेस चल रहे हैं, उस केसेस के अंदर हम लोग जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं, हम सबसे लीगल कन्फर्मेशन लेंगे, जहाँ पे हम उनसे केस का स्टेटस पूछेंगे कि ये मतलब हम उनसे पूरी डिटेल पूछेंगे कि जो केस चल रहा है वो उसका एज ऑन डेट क्या स्टेटस है, हियरिंग कब है, हारने के चांसेस कितने हैं, अगर हारते हैं तो लॉस कितना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस तरीके से हम उनसे लीगल कन्फर्मेशन भी लेंगे। ठीक है, अब उसके उसी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया लीगल एंड प्रोफेशनल, उसके अंदर आ रहा होगा आपका ऑडिटर रेम्यूनरेशन। ऑडिटर रेम्यूनरेशन का जो एक्सपेंस है वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस आना चाहिए। मतलब अगर मेरी ऑडिट फीस 30 लाख प्लस जीएसटी है तो ऑडिट फीस एक्सपेंस में 30 लाख ही आना चाहिए। अब ऑडिटर रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ऑडिट फीस हो सकता है, टैक्स ऑडिट फीस हो सकता है, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो सकता है, और अदर सर्विसेज हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम किससे वेरीफाई करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे इंगेजमेंट लेटर से, प्रपोजल से, या और कोई भी सपोर्टिंग जो भी क्लाइंट हमें दे सके। उसके अलावा एक एक्सपेंस हमारा होता है ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो उसके लिए भी हम क्लाइंट से लेजर लेंगे, डंप लेंगे, उसकी लेजर स्क्रूटनी करेंगे, देखेंगे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है। फिर हम लोग सब्सटेंसिव टेस्टिंग करेंगे। सब्सटेंसिव टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ सैंपल पिक करेंगे और उसके रिगार्डिंग क्लाइंट से हम डिटेल में डॉक्यूमेंट लेंगे और पूछेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक इंश्योरेंस एक्सपेंस आएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस के लिए हमारे को क्लाइंट से शेड्यूल मिलेगा कि ओपन मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने थे, उसमें से ड्यूरिंग द ईयर कितना पोर्शन हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस में गया, इस साल एडिशन कितना हुआ इंश्योरेंस एक्सपेंस में, जो एडिशन हुआ उसमें से कितना इंश्योरेंस एक्सपेंस में गया और कितना फिर से प्रीपेड के अंदर गया। उसके लिए हम लोग कुछ पॉलिसीज़ भी चेक करेंगे। सैम्पल बेसिस पे हम लोग कुछ पॉलिसीज़ ले लेंगे और वहाँ से चेक करेंगे कि सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही है नहीं, कि क्या ये लेना उनके लिए ज़रूरी भी नहीं था, बिज़नेस के लिए नीड भी के लिए था भी या नहीं था, और ढंग से इसको डिटेल में चेक करेंगे, इंश्योरेंस अमाउंट वगैरह को, सारी चीज़ों को। फॉरेन एक्सचेंज लॉस होगा, इसकी आप वर्किंग मांग सकते हो क्लाइंट से कि अच्छा ये कैसे कैसे हुआ है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज लॉस या जो भी गेन हुआ होगा को आपको जो भी फॉरेन से जो पेमेंट आनी है या फिर आप फॉरेन में जो पेमेंट करने वाले हो वहीं से होगा, तो आप वहाँ से वर्किंग ले लोगे।
तो अभी भी आई थिंक बहुत सारे हैं अदर एक्सपेंसेस। आई थिंक इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस को डील करना। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि अभी कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, बिजनेस प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फ्रेट, allowances for expected credit loss, custom duty, EPCG, loss on sale of property, plant and equipment, loss on derivative, miscellaneous expenses। इवन जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं ना उसकी लिस्ट एग्जॉस्टिव होती है। ये मैंने आपको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बताए हैं, तो जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये भी बहुत सारे हैं। पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इसमें आपको अच्छा लगा, मैंने आपको जिस तरीके से समझाया अदर एक्सपेंसेस, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा सो दैट मैं जो बाकी हमारे एक्सपेंसेस आएगा उसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँ और आपको बताऊँ कि हम बाकी सारे अदर एक्सपेंसेस को चेक कैसे करेंगे। देखो, हमेशा याद रखना, बीइंग एन ऑडिटर हमारा पर्पस क्या होगा, सबसे पहले जो भी हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर नंबर आए हैं हम उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई कैसे करें, कोई ना कोई सपोर्टिंग ज़रूर होगा। क्लाइंट अगर कोई नंबर अपने फाइनेंशियल में डाल रहा है तो वो किस बेसिस पर डाल रहा है, किसी ना किसी बेसिस पे तो ज़रूर डाल रखा होगा। तो हमारे को क्लाइंट से ज़्यादा सपोर्टिंग लेने हैं और हमारे को एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करना है। एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है हम उसको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से वेरीफाई कर रहे हैं, से कंपेयर कर रहे हैं। सॉरी, वेरीफाई नहीं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर सपोज करो हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था 10 लाख रुपए और इस बार हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सीधा 30 लाख रुपए हो गया। तो ये हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ कि यार ठीक है, लास्ट ईयर 10 था, 10 का 12-13 हो सकता है, लेकिन सडनली 30 लाख हो गया, 20 लाख से इंक्रीज हो गया। तो हमारे को पूछना है क्लाइंट से कि इस बार सडनली आपने ऐसा क्या करा है कि आप इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर रहे हो। आपने क्या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, अपने पुराने प्रोडक्ट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करी है, तो ऐसा मेजरली क्या हुआ, या कोई नया प्रोजेक्ट आया है जिसके लिए आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करो। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के लिए नहीं है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे आपको उन सब एक्सपेंसेस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये देखना है कि वो लास्ट ईयर कितने थे, इस ईयर कितने हैं। अगर सपोज उनके बीच में जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है वो 5% की रेंज में है तो दैट इज़ फाइन, इतना हो सकता है। बट अगर वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ 5% से ज़्यादा है तो आपने देखो चेकिंग कर ली, दैट इज़ फाइन कि हमने चेकिंग कर लिया, हमने नंबर वेरीफाई कर लिए, लेकिन हमें रीज़न भी तो जानना है ना कि अगर लास्ट ईयर से इतना ज़्यादा कोई भी एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है तो क्या रीज़न है, ऐसा इस बार क्या हुआ जो कंपनी को अपना एक्सपेंस इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। क्योंकि जब भी आपका रिव्यू होगा और आपका जो भी मैनेजर होगा या जो भी सीनियर पर्सन होगा आपसे वो ज़रूर पूछेगा कि अच्छा लास्ट ईयर तो इतना था, इस साल इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, तो आपके पास उसके रीज़न होने चाहिए। तो ये चीज़ अगर जब आप एक्सपेंसेस चेक कर रहे हैं उसी समय पर ध्यान रखेंगे, क्लाइंट से पूछ लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको आगे हेल्प करेगा। और सपोज़ जैसे कोई एक एक्सपेंस है, लास्ट ईयर कोई एक्सपेंस था ही नहीं और इस बार नया एक्सपेंस आया, तो आप क्लाइंट से ये पूछोगे ना कि इस बार ये एक्सपेंस क्यों आया, क्या इसका कोई अप्रूवल हुआ, मतलब अगर ये एक्सपेंस इस बार नया आया है तो कहीं ना कहीं से कुछ इनिशिएशन हुआ होगा इसके बारे में। तो बेसिकली आप कंप्लीट डिटेल उससे मांगिएगा। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है और मेरे लिए मोटिवेशन आप लोगों के कमेंट्स हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।